राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे एडिटर कौशलेंद्र परासर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पटना में। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं हैं। शिक्षाविद प्रवक्ता हैं परिमल कुमार सिन्हा जी। परिमल जी शिक्षाविद भी हैं और जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं। सर से हम आज समझने का प्रयास करेंगे। मीडिया में और कई जगह ऐसी चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का विलय होने वाला है। सर, आप इस पर सीधी प्रतिक्रिया देंगे। सर देखिए, आपने कभी हमारे किसी नेता या राजनीतिक किसी नेता से यह बात सुनी है कि हम लोग विलय कर रहे हैं? राइट, यह तो मैनिपुलेशन है बीजेपी का। बीजेपी तो मैनिपुलेशन करने वाली पार्टी है। जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, आपको बतला दें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी को उसके काले कारनामों के कारण, जो 8 वर्ष का दुशासन है उनका, है ना, जिसमें उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग का अतिक्रमण करने का, हितों को असुरक्षित करने का प्रयास किया, महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास किया, किसानों को पूंजीपतियों के हाथ से बेचने का काम किया, और यहाँ तक कि लगातार भारत पर जो ऋण के बोझ बढ़ रहे हैं, लगभग केंद्र सरकार 140 लाख करोड़ ऋण ले चुकी है। भारत में एक बच्चा भी यदि जन्म होता है तो उस पर औसतन 1 लाख रुपये का ऋण से वह दबा होता है। तो यह दुर्गति है भारत की। राइट, और इसका उसके लिए पूर्ण उत्तरदायित्व हमारे आदरणीय नेता हमारे नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार जुमलेबाजी पर विश्वास करती है। राइट, जुमलेबाजी पर विश्वास करती है। उनका राष्ट्र के विकास के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, और एक्चुअली बिहार में जैसे देखिए 2019 के पहले वह तो अल्पमत में थी और सहयोगी दलों के समर्थन के आधार पर ही एनडीए की सरकार 2014 में बनी थी। लेकिन 2019 में जब बीजेपी को 302 सदस्य संख्या प्राप्त लोकसभा में हुए तो बीजेपी पागल मत वाले हाथी की तरह व्यवहार करने लगा और उसने संविधान को कुचलने का प्रयास किया। जैसे धर्मनिरपेक्ष जो हमारी अवधारणा है या लोकतंत्र है, इसके बदले, लोकतंत्र के बदले वो खट्टर मॉडल और एकनाथ शिंदे मॉडल को अपनाने लगे। भारत जहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है वो हिंदूवादी राष्ट्र की बात करता है, जो संविधान का सीधा उल्लंघन है। तो इन बीजेपी के इन कुकृत्यों को देखते हुए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार के राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया। अब बीजेपी वाले पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं और खाली दिमाग शैतान का काम होता है। आप जानते हैं कि वो अब उनको कोई काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो भारत के युवाओं को छला है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन जब भारत के युवा उनसे रोजगार मांगते हैं तो वो पकौड़ा तलकर बेचने को ही रोजगार साबित करते हैं। जबकि हमारी सरकार, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बिहार में रोजगार, गुणवत्तापूर्ण रोजगार की वकालत करते हैं। और लगातार आप देखिए बीपीएससी में इतने लोगों की भर्ती की जा रही है। साथ ही साथ आप इस मंथ के भी पेपर को, एक महीने के पेपर को देखें तो 2 या 3 रोज के अंतराल पर आप देखेंगे प्रतिदिन नए नए विभिन्न विभागों की रिक्तियां प्रकाशित सरकार कर रही है। स्पष्ट है कि सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है और विकास का काम करती है। लेकिन बीजेपी और जिस तरह जन समर्थन हमारे आदरणीय नेता को प्राप्त हो रहा है, और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार भी हमारे जो नेता, डिविजनरी नेता नीतीश कुमार के द्वारा प्रारंभ किए जो कार्यक्रम है उसका अनुसरण करना प्रारंभ की है। जैसे जीविका कार्यक्रम को देखते हुए केंद्र सरकार ने आजीविका कार्यक्रम चलाया, हर जल नल योजना को भी उसने अपनाया। यहाँ तक कि हाल में उदयपुर में जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से ये पारित किया गया था प्रस्ताव कि पूरे भारत में बिहार के जो नए मीटर हैं, है ना, जिसको प्रीपेड मीटर कहते हैं, उस मॉडल को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से संपूर्ण भारत के लोग हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के जो आदर्श हैं, नीति है, सिद्धांत है और क्रियाकलाप और कार्यक्रम है उसका अनुसरण करते हुए विकास का प्रतिमान स्थापित करें। लेकिन देखिए बीजेपी की स्थिति बहुत डरावनी है। आप देखेंगे कि बीजेपी एक तरफ लोकतंत्र और समाज के ये संविधान को कुचलने का काम कर रही है, वहीं यह भारत के सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं एक उदाहरण दे दूं कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सड़क के निर्माण कराए गए हैं वो बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है।
तो उस पर जब कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो ऑडिट रिपोर्ट आए हैं, उस ऑडिट रिपोर्ट में देखिए कैग जो है वो संवैधानिक संस्था है जिसके प्रावधान आर्टिकल 148 से 151 तक है, राइट। कैग ने यह प्रतिवेदन दिया है, ऑडिट रिपोर्ट में यह बात कही है कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में बनने वाले सड़क पर केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाला किया है। स्पष्ट है कि बीजेपी गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी घोटाला का काम करती है, तो उसे शर्म आनी चाहिए और इस तरह के बयानबाजी से उसको बचना चाहिए। कहीं भी किसी स्थिति में अभी देखिए धीरे धीरे जो सरकारी संस्था है वह भी सरकार के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन देना प्रारंभ कर दी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बतलाऊं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है उसके द्वारा आर्थिक सर्वे जारी किए जाते हैं और 2022 के आर्थिक सर्वे में सर्वेक्षण में यह स्पष्ट की गई है कि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर वित्तीय अनुशासनहीनता का पालन करती है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को शर्म करनी चाहिए। और भारतीय सांख्यिकी आयोग ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में पिछले 45 वर्ष में बेरोजगारी चरम पर है। तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक फ्रंट पर बीजेपी फेल है। जैसे आप कूटनीतिक फैसले की बात करें तो देखिए मोदी को बेवजह पाकिस्तान में चला जाना नवाज शरीफ के समय, राइट, उसकी परिणति ये जो आप देखते हैं आतंकवादी गतिविधि से हुई। फिर आप देखिए यूएसए में चुनाव में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ट्रंप के समर्थन में, और ट्रंप की बुरी तरह दुर्गति हुई और वहाँ रहने वाले भारतवंशी को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह बार बार किसी भी घटना पर वो मुस्लिम या पाकिस्तान को दोषी बतलाने के कारण जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं वह भारत के प्रति अविश्वसनीयता उत्पन्न हो गई है। और जो गल्फ कंट्री के राष्ट्र है, जो तेल का बहुत बड़ा भंडार है, वो हमसे दूर चला गया और वह भी कारण है भारत में पेट्रोल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने का, राइट। और देखिए बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जैसे नेपाल जैसे राष्ट्र परंपरागत रूप से अपने वैदेशिक नीति के लिए भारत पर निर्भर करते थे। नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान अब नेपाल भी भारत को आंख दिखला रहा है और काला पानी जैसे स्थानों के लिए क्षेत्र विवाद उत्पन्न हो गए हैं। और धीरे धीरे आप देखिए कि मालदीव इत्यादि जो श्रीलंका इत्यादि चीन के प्रभाव में आने लगा है और धीरे धीरे चीन भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है और वह उसको बड़े पैमाने पर सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इतनी भयावह है नरेंद्र मोदी की सरकार की कूटनीतिक विफलता कि इसका भय है हम लोगों को कि कहीं भारत फिर चीन का गुलाम नहीं बन जाए। और ऐसी स्थिति में भारत को 1000 वर्ष की लंबी स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने होंगे। इसलिए भारत की जनता को सचेत होना चाहिए प्रत्येक फ्रंट पर, चाहे वो आर्थिक फ्रंट हो या वैदेशिक फ्रंट हो या पर्टिकुलरली डोमेस्टिक फ्रंट हो। या अब देखिए ये सरकार जो है बीजेपी की इतनी निर्लज है, महिलाओं को कैसे अपमानित करती है कि जैसे 75वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे थे अमृत महोत्सव के रूप में, उस समय गुजरात में गुजरात सरकार ने विल्किस रेप कांड के आरोपियों को इस तरह सम्मानित, सजा माफ़ किया और इस तरह सम्मानित किया जैसे वो स्वतंत्रता संग्राम जीत कर आ रहे हैं। तो यह तो सरासर महिलाओं का अपमान है। और हाल के समय में आप देख रहे हैं कि बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग और ये पासमानदा मुस्लिमों की राजनीति कार्ड खेलना चाहती है, जबकि जगह जगह पर यह अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विरोध करती रही है। और बिहार में भी जो स्थानीय निकाय में जो चुनाव में लेट हो रहे हैं वह बीजेपी के ही कारण, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ही याचिका दायर की थी। और देखिए बीजेपी की एक दोहरी चाल चरित्र है। जैसे 103वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान 10% आरक्षण के प्रावधान किए गए और इसके विरुद्ध 40 याचिकाएं दायर की गई, जिसमें मोर देन 50% याचिकाएं जो हैं बीजेपी कैडर के लोगों ने याचिका दायर की, राइट। लोगों को जानकारी होनी चाहिए और लोगों को निश्चित रूप से यदि बीजेपी राष्ट्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, देश को बचाना है, तो पूरे भारत की जनता और भारत में जितने समान विचारधारा वाले संविधान में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं एकजुट हो और 2024 में देश को बचाने और संविधान के बचाने के लिए एकजुट होकर 2024 में नरेंद्र मोदी के सत्ता का खात्मा करें।